हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज हम हैं बर्नौलीज इक्वेशन के साथ। तो नीट में पीवाईक्यू में इससे भी एक सवाल पूछा गया है। और बर्नौलीज इक्वेशन अपन ऐसा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने को फिर से वही बात हो जाती है कि क्वेश्चन तो क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। लेकिन आज अपन पहले बर्नौलीज इक्वेशन को एक बार समझेंगे कि बर्नौली भैया ने क्या कहा था और उनका इक्वेशन जो है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो दो चीजें अपन को समझनी है कि बर्नौली ने कहा क्या था और उससे होता क्या है। देखो, बर्नौली ने एक्चुअली जो पाइप में से कोई भी वाटर फ्लो कर रहा है, अपन फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो मान लो कि ऐसे पाइप की उसने बात की थी। मैं अभी हॉरिजॉन्टल पाइप बना रहा हूँ, ठीक है, किसी भी पाइप के लिए ये हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा बोला भैया कि एक दिन बैठे थे, बोले कि भाई पाइप में से वाटर तो फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, लेकिन मुझे किसी भी पॉइंट पे एक फ्लूइड के लिए डिफाइन करना हो कि भैया प्रेशर ग्रेडियंट है, स्पीड है, और इसका जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या चेंजेस रहता है, तो उसमें मैं क्या बोलूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए 2 पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, दोनों मैंने ले लिए। अब आप एक बात समझो कि जब भी अपन काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, जब भी अपन ने ग्रेविटेशन पढ़ा या मैकेनिक्स के जितने भी चैप्टर पढ़े अभी तक, उस सब में अपन ने ये देखा कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। ऐसा देखा, एक्चुअली सारी ही एनर्जी का जो सम है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पोटेंशियल और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का। तो इन्होंने भी यही बोला कि प्रेशर ग्रेडियंट, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। और उसके लिए आपको फिर कोई फॉर्मूला सीधा ही आ जाता है कि अगर आप ये स्टेटमेंट याद रखते हो ना, प्रेशर ग्रेडियंट, काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों के तीनों जो चीज है इसका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली इन्होंने जो कहा था वो ये था कि वर्क डन जो होगा, ये किसी भी पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को जाना होगा फ्लूइड को, तो वर्क डन जो होगा वो वर्क डन की वजह से, याद रखना, चेंज इन वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल वर्क डन जो है इसका वो किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बार अपन इसको डिराइव्ड कर देते हैं, बाकी अपना फॉर्मूला तो जो है वो यही है, और इससे मैं आपको समझा भी दूंगा कि एंड टाइम पर आप इसको कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब समझो वर्क डन होता क्या है। सबसे पहले मान लो कि ये पॉइंट, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मान लो कि ये पॉइंट 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट 2 है। अब ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक वाटर बीम बना दिया यहाँ पे। अब वाटर बीम बना दिया तो मान लो कि इसका एरिया मैंने मान लिया ए, और इसका भी एरिया अभी के लिए मैं मान लेता हूँ ए। ठीक है, इसको 1 के लिए है तो 1 कर देता हूँ और 2 के लिए है तो 2, 1 और 2। अब क्या होता है कि टी टाइम में मान लो कि ये कुछ x1 डिस्टेंस कवर करता है और ये जो है वो कुछ x2 डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और स्पीड इसकी क्या हो सकती है, v1 स्पीड होगी और v2 स्पीड होगी, ये हमें पता है। यहाँ तक इतना समझ में आ रहा है आपको, x1 ये सब मैंने जो भी आपको बताया वो समझना है। हम वापिस से अपने जो बेसिक, जो अपन ने स्टेटमेंट कहा था उस पर आ जाते हैं। अब किसी भी पॉइंट पर मुझे वर्क डन लिखना है, तो टोटल वर्क डन मैं W लिखूंगा। W किसके बराबर होगा, 1 पे जो वर्क डन हो रहा है उसके, और 2 पे जो वर्क डन हो रहा है उस पे। तो आप ध्यान से इस फिगर को देखो, ठीक है, खो मत जाना इसमें। देखो 1 पे जो वर्क हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा एरिया है, ठीक है, अगर ज्यादा एरिया है तो अच्छे से ये फ्लो हो रहा होगा, इसको प्रेशर जो है वो इसको एक्सेलरेट कर रहा होगा कि ठीक है भाई तो आगे जा। लेकिन 2 पे आप देखो कंस्ट्रिक्टेड साइट है, तो यहाँ पे इसको प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन करना होगा। समझ रहे हो आप, इसीलिए जो 2 वाला जो वर्क डन है वो प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 वाला वर्क जो है वो प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है, जबकि 1 वाला जो वर्क है वो प्रेशर के ही डायरेक्शन में हो रहा है। इसीलिए 2 वाले वर्क डन को अगर मैं W2 लिखूंगा तो उसको मैं माइनस में लिखूंगा, माइनस पी डेल्टा वी लिखूंगा। ठीक है, तो मैं वापस से आ जाता हूँ। W1 के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो प्रेशर 1 पे होगा, तो P1 डेल्टा वी, और यहाँ पे मैं लिखूंगा P2 डेल्टा वी।
लेकिन हमें पता है कि एक पर्टिकुलर सेकंड में से जो जाता है तो उसका वॉल्यूम हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। आपको भी पता है कि वॉल्यूम कंटिन्यूटी लॉ के हिसाब से अपन कांस्टेंट मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे पी डेल्टा वी की जगह अपन P1V मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं P2V। और मैंने आपको अभी बताया कि 2 में उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस P2 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन मेरे को कितना मिल गया, P1 माइनस P2 इंटू वी। कभी कभी अपन पी डेल्टा वी मानते हैं, कभी कभी अपन डेल्टा वी इंटू पी मानते हैं, सॉरी डेल्टा पी इंटू वी मानते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये वर्क डन मिल गया। अब हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इधर सीधा उसको वैल्यू को रख सकते हैं और फिर ये वापस से लिखेंगे। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक बार इस इक्वेशन को मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ। एक हमने फाइंडिंग कर दिया वर्क डन का। ओके, अब आते हैं हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि फाइनल जो पोजीशन है वहां पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी है माइनस इनिशियल पॉइंट पर कौन सी काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता है, हाफ एम वी स्क्वायर। 1 के लिए 2 के लिए लिखूंगा तो V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब फ्लूइड है तो फ्लूइड के लिए अपन वॉल्यूम ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो मुझे डेंसिटी इज इक्वल टू, रो को डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं। तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी कितनी, रो इंटू वी। ठीक है, तो मैं मास की जगह पे रो वी रख देता हूँ। तो देखो हाफ एम की जगह मैं लिख देता हूँ क्या, रो वी, और ये V2 स्क्वायर। अब देखो कैपिटल वी लिखा है वो वॉल्यूम का है, माइनस हाफ रो वी और इंटू ये मैं क्या लिख रहा हूँ, V1 स्क्वायर। ठीक है, ये V1 है, फाइनल माइनस इनिशियल किया अपन ने। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उसको मैं बाहर कॉमन लिख रहा हूँ, तो हाफ रो वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये तो हो गया अपना डेल्टा के। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी फाइंडिंग मिल गई अपन को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तीसरा हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, वही फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को mgh से डिफाइन करते हैं, किसी भी हाइट पर जाने पे उसका क्या पोटेंशियल रहेगा। ग्राउंड पर 0 मानते हैं और उसके बाद रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जाने पर उनका पोटेंशियल मानते हैं। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूँ mg, तो वही रहेगा h2 माइनस mgh1। फिर से मैं m की जगह क्या लिख सकता हूँ, रो इंटू वी, तो रो वी, ठीक है, g, और h2 माइनस h1 अगर मैं रो वी जी को कॉमन ले लूँ तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इन तीनों को मैं फॉर्मूला में रख सकता हूँ। ठीक है, ये तीसरा हमारे पास फाइंडिंग आ गया ये। अब मैं वर्क डन जो आया था उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को एक ही फॉर्मूले में रख रहा हूँ। तो देखो वर्क डन कितना आया था, यहाँ से ऊपर से देखो, दैट इज पी वन माइनस पी टू इंटू वी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P1 माइनस P2 इंटू वी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, रो वी जी, और उसके बाद अपन देखेंगे H2 माइनस H1। अब देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो हर तरीके से कॉमन निकाल के अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस रो जी H1 लिख सकते हैं। 1 वाले एक तरफ ला देते हैं, 2 वाले एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से अपन को P1 प्लस क्या मिल रहा है, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। और यहीं से अपन दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो पॉइंट पर इन दोनों का सम इक्वल रहेगा। इसका मतलब P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H, यहाँ पे V लिख देते हैं। ठीक है,
इसका मतलब ये जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बस इसी का यूज करके हमें क्या करना है, ऊपर का जो सम है उसको सॉल्व करना है। लेकिन एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूटी लॉ। अब कंटिन्यूटी लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं ध्यान से। इसके लिए अपन वापस यहाँ पे आ जाएंगे। मैंने ये बोला कि भैया किसी भी पॉइंट पर, याद रखना, किसी भी पॉइंट पर दो जो पॉइंट लेते हैं अपन, चाहे वो पॉइंट वन हो पॉइंट टू हो, एक यूनिट टाइम में वहां से जितना अपन बोलेंगे कि फ्लो करता है, मान लो कि टी टाइम में यहाँ से जितना वॉल्यूम फ्लो करेगा, टी टाइम में यहाँ से भी उतना ही वॉल्यूम फ्लो करेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक रो है ना, स्कूल में एक लाइन है। अब स्कूल में मान लो कि एक लाइन है, ये एक मैंने लॉबी बना दी, यहाँ पे कोई एक टीचर खड़ा है और यहाँ पे दूसरा टीचर खड़ा है। अब ये टीचर बोल रहा है कि 1 सेकंड में मेरे आगे से 3 बच्चे निकल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि मेरे आगे से तो 2 ही बच्चे निकल रहे हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस पॉइंट से 3 निकल रहे हैं तो यहाँ से भी 3 निकलने चाहिए। अगर 3 नहीं निकल रहे, इसका मतलब बीच में क्या होगा, हॉल होगा, वहां से पानी लीकेज कर रहा होगा। तो वॉल्यूम स्पीड अलग अलग हो सकती है, प्रेशर अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि गली अगर सांकड़ी है, मतलब गली नैरो है, तो उसमें से बच्चे ज्यादा फोर्स से प्रेशर धक्का लगा के निकल रहे हो, लेकिन दोनों पॉइंट से एक टाइम पे सेम ही बच्चे निकलेंगे। ठीक है, गली आगे से नैरो है, प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो उधर से मान लो कि एक बच्चा ही निकल पा रहा है, तो पीछे से भी पर्टिकुलर टाइम में उतना ही वॉल्यूम सर के आगे से निकलेगा। ठीक है, सेम वे अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का सेम कर दूं, इसका मतलब कि फॉर डी टी टाइम या विद इन डी टी टाइम, किसी भी दो पॉइंट के आगे से सेम वॉल्यूम निकलता है, यानी कि पॉइंट वन का वॉल्यूम इज इक्वल टू पॉइंट टू का वॉल्यूम होगा। अब मैंने आपके आगे वॉल्यूम के दो कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम के कॉलम क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। हमने क्या किया कि वॉल्यूम जितने एरिया में से पास हो रहा है और जितनी लेंथ कवर कर रहा है, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि भैया यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ, यानी कि एरिया वन के लिए ए वन इंटू लेंथ उसके लिए कितनी है, एक्स वन। सेम वे यहाँ से ए टू एक्स टू हो गया। अब समझो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वी वन इज इक्वल टू एक्स एक्स वन और नीचे डी टी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे एक्स वन की वैल्यू मिल जाएगी ए वन इंटू वी वन इंटू डी टी इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू इंटू डी टी। यूनिट टाइम था, मतलब दोनों सेम 1 सेकंड के लिए अपन ने देखा था, तो डी टी को अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अपन को कंटिन्यूटी का लॉ मिल जाता है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, और यहाँ पे वी वन और वी टू जो है ना वो स्पीड है। ठीक है, ये क्या है, स्पीड है, स्मॉल भी कर देते हैं तो समझ में आए। तो ये दोनों मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव्ड करके बता दिया, आप ये कहीं पे बैठ के भी निकाल सकते हो। हालांकि सबको याद ही रह जाता है, ए वन वी वन, ए टू वी टू, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर, इनका सम जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हमें उस समय तो हम डिराइव्ड करने बैठेंगे नहीं, तो हमें स्टेटमेंट याद रखना पड़ेगा। अगर आपको डिराइव्ड नहीं करना है तो स्टेटमेंट याद रख लो, क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी पी, काइनेटिक एनर्जी होती है के, और प्लस प्रेशर। अब कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, और प्रेशर तो हम प्रेशर ही लेंगे। लेकिन हमें कभी भी जो क्वेश्चन होगा उसमें मास नहीं दिया होगा, हमें वॉल्यूम दिया होगा या तो डेंसिटी दी होगी। ठीक है, वॉल्यूम और मास दिया है तो बढ़िया है, लेकिन हमें ज़्यादातर केस में डेंसिटी देते हैं, और हमें पता है कि वॉल्यूम फ्लो इक्वल रहता है। तो वॉल्यूम हम हर जगह से कॉमन निकाल के, क्योंकि वही वॉल्यूम प्रेशर में भी आता है, वही वॉल्यूम मास में भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम को कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करते हैं, तो मास की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी को। मास इज इक्वल टू रो वी, ऐसा करके अपन ने पूरा डिराइव्ड किया हुआ ही है, लेकिन ये तो आपको बता दिया याद रखने के लिए। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर एक बार आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपको दो पॉइंट दिया है, एक पॉइंट पी दिया है और एक पॉइंट क्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये पॉइंट पी रहा और ये पॉइंट क्यू रहा। उसने ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब हॉरिजॉन्टल पाइप का मतलब क्या होता है कि सेम प्लेन पे पाइप खड़ी है। अगर सेम प्लेन पे पाइप खड़ी है तो दोनों जो पॉइंट है, ठीक है, मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी,
तो P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, तो दोनों की जो है ग्राउंड से हाइट कितनी है, सेम है। देखो Q भी इतनी हाइट पे है और P भी इतनी हाइट पर है, भले पाइप बीच में से मुड़ी हुई है। ठीक है, हमें तो क्या देखना है कि उसको कहाँ पे ले गए, तो वो हमें देखना है। तो ये P जो है वो भी सेम हाइट पर है, Q भी सेम हाइट पर है, मतलब H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2। और हम इस फॉर्मूला में हम देख सकते हैं कि अगर मान लो कि मैं H1 और H2 को इक्वल कर दूं, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएगी, H1 H2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर दो ही बचेंगे। मतलब फॉर हॉरिजॉन्टल पाइप H1 इज इक्वल टू क्या होता है, H2, और H1 इज इक्वल टू H2 है, तो फिर यहाँ से प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सेम हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी। तो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास आ जाता है। बस यही फॉर्मूला हमें ऊपर में लगाना। ठीक है, आ जाओ वापिस। अब उसने हमें दिया क्या, ये हमें पता होना चाहिए। उसने हमें दिया है प्रेशर डिफरेंस, यानी कि P1 और P2 का डिफरेंस दिया है। तो P1 माइनस P2 दिया है उसने, P1 माइनस P2 उसने दिया है 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा उसने दिया है कि द एरिया क्रॉस सेक्शन P और Q का 40 और 20 दिया है, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, वो याद रखना है। ठीक है, और हमें पूछा है रेट फ्लो क्या होगा पानी का। ठीक है, तो हमें हमारे पास जो है वो है एरिया P और एरिया Q का 40 और 20 है, ये हमें समझ में आ गया। और प्रेशर उसने दिया है P1 माइनस P2 कितना, 15। बस हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखो P1 प्लस हाफ एम V1 स्क्वायर, रो कर देते हैं ना, रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब इतना तो समझ में आएगा कि हमने एक तरफ इसको अरेंज कर दिया कि जिस तरीके से अपन को चाहिए। P1 माइनस P2 उसने हमें दिया है, कितना है, 15, तो मैं यहाँ पे 15 लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू हाफ रो की वैल्यू उसने हमें दी है, देखो 1000 दी है इसने। ठीक है, और वो MKS में ही दिया है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1000। ओके, अब हमें ना तो V2 स्क्वायर पता है ना V1 स्क्वायर पता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कंटिन्यूटी वाला लॉ लगाएंगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। हमें A1 बाई A2 दिया है उसने, तो हमें V2 बाई V1 मिल जाएगा। ठीक है, A1 बाई A2 हमें कितना दिया है, अच्छा यहाँ पे 1 और 2 नहीं है, यहाँ पे P और Q है, कोई बात नहीं। वो हमें दिया है 40 और 20 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहाँ पे मैं VQ और VP लिख देता हूँ, एक बार देख लो। VP उसने 40 दिया है, ठीक है, और VQ उसने 20 दिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं VQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ VP लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं Q और P कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू VQ की जगह में अगर 2VP लिख रहा हूँ तो कितना मिलेगा, 4VP स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3VP स्क्वायर और इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो VP इज इक्वल टू आ जाएगा 1/10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आई है। स्पीड और फ्लो रेट में क्या डिफरेंस है ये समझो। स्पीड का मतलब है कि कितना फ्लो कर रहा है, फ्लो रेट का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में से पर सेकंड कितना फ्लो कर रहा है। और फ्लो रेट का अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो जो ये A1 V1 या A2 V2 को जो अपन ने बोल दिया था कि AV इज इक्वल टू जो कांस्टेंट कंटिन्यूटी लॉ, इसको ही अपन बोलते हैं फ्लो रेट इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू या तो A1 V1 लिखो या A2 V2 लिखो, है ना, दोनों से सेम आएगी, यानी कि APVP लिख दो या AQVQ लिख दो। अपने पास अभी VP है तो अपन उसका यूज करेंगे। अच्छा चलो, एरिया कितना है, A1 40 दिया है, तो मैं यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ। अब ध्यान से समझना कि 40 जो हमें दिया है वो किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है ना, ठीक है। और VP आप देखो तो कितना है, 1/10 है। ठीक है, और सेंटीमीटर से अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करने जाऊँ तो कितना होगा, 10⁻⁻⁴ होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻⁴, एक मिनट ना,
ओके, नहीं 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 नहीं, इसने हमें सेंटीमीटर में ही वो किया है। तो एक काम करो, स्पीड को अपन क्या करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये कितना हो जाएगा, मीटर कितना होता है, 10⁻² होता है। तो वीपी यहाँ से मिल जाएगा आपको 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको रखो एपी वीपी में, एरिया कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इंटू वीपी अभी हमने निकाला 10, यहाँ से क्यू आ जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। और ये आपका आंसर 400 शायद है, ठीक है। ये 400 आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम कितने ज़्यादा फॉर्मूला डिराइव्ड कर सकते हैं। फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप कंसेप्ट को समझे हो। अगर आप भूल भी गए एग्जाम में तो आपको एक लाइन याद होगी कि भाई प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो इक्वल होता है। तो आप कैसे भी करके निकाल लोगे। एक बार आपने ऐसा लिख दिया ना गलती से भी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, फिर आप क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर रखोगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, और फिर मास को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप देखोगे यहाँ डेंसिटी दी है तो उसके हिसाब से रो रो कर दोगे, ठीक है। और हर तरफ से वॉल्यूम को क्या करोगे, निकाल दोगे। तो ये आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा क्वेश्चन पे जाना है, फॉर्मूले से नहीं जाना है। फॉर्मूला भूल जाओगे, सीधा मत याद रखो कि बर्नौलीज थ्योरम ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, नहीं। उस बंदे ने कहा क्या था यही याद रखो, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन एकदम इजी था, हो गया, इतना कुछ खास खास है नहीं। इसके बाद एक मैग्नेटिज्म का सवाल देखेंगे, वो तो बहुत ही इजी है, उसको भी फॉर्मूला बेस्ड बोल सकते हो आप। लेकिन अपन अभी इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहो। आगे कौन से टॉपिक पे आपको जो है लॉन्ग फॉर्मेट का लेक्चर चाहिए वो आप बताते रहो। तो अगर अपन लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस भी डाल पाएंगे तो चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे रिलेटिव मोशन हो गया है ना, रिलेटिव मोशन में कभी भी फॉर्मूला में याद रखवाता ही नहीं हूँ। इसमें सीधी सी बात है, रिलेटिव मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो जिसके रिलेटिव में निकालना है उसको स्टॉप कर दो। आप क्या करते हो, अपने रिलेटिव में कोई भी बात जब भी सोचनी होती है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है, तो अब खुद को सेंटर में रख देते हो, खुद को सेंटर में रख के सोचते हो। बस रिलेटिव में मैं इसी कंसेप्ट से जाता हूँ, कभी भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि रिलेटिव मोशन पे डालना चाहिए क्वेश्चन, या उस पर कंसेप्ट समझना चाहिए, तो अपन उस पर करेंगे। आप कमेंट करो, आप बताओ कि किस कंसेप्ट पे आपको लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो चाहिए, या कौन सा चैप्टर कवर करना है लॉन्ग फॉर्मेट में, तो अपन वो पूरा भी करेंगे। अपनी क्वेश्चन बैंक की सीरीज भी चल रही है जिसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, करीबन करीबन हर चैप्टर के 200 400 सवाल है उसमें क्वेश्चन बैंक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।